नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्त बड़े जोश के साथ फिर से लौटा हूं भाई। बात करूंगा ये ग्लोबलाइजेशन का भाई बड़ा भयंकर टॉपिक है। डायमेंशन क्या होता है और दोस्तों इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे इकोनॉमिक पे, कल्चर पे एंड आपका पॉलिटिकल पे। इन तीनों पे दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे एंड इसका मेन डायमेंशंस क्या है। और दोस्तों एट लास्ट हम बात करेंगे इसके क्रिटिसाइज के ऊपर, इसकी आलोचना किस बेस पे की जाती है। दोस्त इंग्लिश मीडियम में मैंने लिखा है, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दोस्त मैं चाहता हूँ सबकी हेल्प करो। तो दोस्त मैं दोनों ही कॉम्बिनेशन के साथ कवर कर चलूँगा। दोस्त बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो दोस्त सबसे पहले हम बात करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए दोस्त आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे दोस्त सबसे पहले भाई यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई वो क्या है आपका, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। एंड जो सेकंड आपका क्या कि वैश्वीकरण के प्रमुख आयाम क्या है दोस्त, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। व्हाट इज द मेजर डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड दोस्त आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोस्त इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले क्वेश्चन के आंसर के। ठीक है। एंड दोस्तों जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों मैंने आपको बताया भी, हम बात करने वाले कॉन्सिक्वेंसेस की एंड पॉलिटिकली। एंड दोस्तों जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो किस पे है, वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पे है। एंड जो सिक्स्थ है वो किस पे है, वो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस पे है। ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन दोस्तों, वो पूछ रहा है क्रिटिकली एग्जामिन ग्लोबलाइजेशन। क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन का आलोचना करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड दोस्त अब जो क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट वर इट्स इफेक्ट ऑन वर्कर्स, फार्मर्स, दलित्स, ट्राइबल एंड वुमेन्स वगैरह जो होते हैं उन पर से क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है दोस्त, ये पहली वीडियो भाई मैंने डाल रखा है। एंड नेक्स्ट भाई आपका क्रिटिकली एवेल्यूट द फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक। भाई आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताना है अब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्त इन सब की वीडियोस मैंने भाई डाल रखे हैं। जो वीडियो दोस्त, एक यही क्वेश्चन है जो दोस्त मैं आज मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, बाकी सभी क्वेश्चंस को मैंने सोल्व करवा रखा है। लिंक दोस्त मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके एक करके सभी वीडियोस को सेक्वेंस को देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी दोस्त पहले इस वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है। आप डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस किसके बारे में, ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। दोस्तों WTO को पहले हम किसके नाम जानते थे, गेट के नाम से जानते थे। ठीक है। और उसी को आपको इसको डिस्क्राइब करना है, जो कि दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब तटीय बैंकिंग के बारे में दोस्तों आपको बताना है इसमें कि एक्सप्लेन द मेन फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑफशोर बैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वही सूत्रीकरण और श्रमिकों के प्रवसन पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन हर साल आया भाई, तो अच्छे से समझना है इसको। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका FDI पे रहने वाला है, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। एंड इसके बाद दोस्त इसके बेनिफिट आपको बताने होंगे दोस्त, इसको मैंने पहले बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट को दोस्तों MNC के ऊपर आया हुआ भाई, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह पे आया है, इसका क्या इफेक्ट रहता है ग्लोबलाइजेशन पे, इसको दोस्तों आपको बताना होगा। बाकी तो लास्ट में एक ही बात कहता हूँ कि इन सभी टॉपिक्स पे दोस्त मैंने अपने ही लैंग्वेज में दोस्त नोट्स लिख रखे हैं। अगर आप चाहते हो नोट्स लेना, चाहे दोस्त हिंदी मीडियम में या दोस्त इंग्लिश मीडियम में, दोस्त आप दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स ले सकते हो। इस पर क्लिक करके दोस्त इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नोट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए आप बात करते हैं आज की हम इस वीडियो में जो हम सोल्व करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त भाई आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, ये तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। टॉपिक क्या है भाई कि आपको ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल का कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आया है। यानी दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे हम, क्या आउटकम निकल कर आया इस पे बात करने वाले हैं। और दोस्त एट लास्ट में
क्या क्रिटिसाइज की बात करेंगे। लेकिन दोस्त इन सभी टॉपिक से पहले एक टॉपिक आता है क्या, डायमेंशन का। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ कि 4th डायमेंशन है इसके। आपने कई बुक्स वगैरह में लिखा हुआ देखा होगा कि पॉलिटिकल है, राजनीतिक है ना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आपने कहीं ये सब पढ़ा हुआ। लेकिन दोस्त इसको मैं सिर्फ आउटकम में निकालता हूँ। इसके सिर्फ 4 डायमेंशन जो बता रहा हूँ बस सिर्फ वो समझना। सबसे पहले फ्री गुड्स का लेन देन करना। पहले ये पता है कि ग्लोबलाइजेशन कहते ही किसे है दोस्त, जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ इकोनॉमिकल एक्टिविटी करे या एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के और देशों के साथ या विश्व के और देशों की अर्थव्यवस्था के साथ इंटरकनेक्टेड या दोस्तों जुड़ जाए, इसको ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो दोस्तों भारत चाइना से लेन देन कर रहा है, भारत अमेरिका से लेन देन कर रहा है, अमेरिका भारत से लेन देन कर रहा है। आए दोस्तों में यही तो वैश्वीकरण है। अब दोस्त इस लेन देन के अंदर सिर्फ सामानों का लेन देन नहीं होता बल्कि इंसानों का भी लेन देन होता है। इंसान के साथ उसके कल्चर्स, उसके विचार, उसके लैंग्वेज, दोस्त इन सब का लेन देन होता है। यही तो वैश्वीकरण है जो कि दोस्त आज के समय में बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इसके मेन डायमेंशन क्या है। 4 डायमेंशन। सबसे पहले कमोडिटीज यानी कि दोस्तों गुड्स का लेन देन करना पहला। दूसरा क्या है, सर्विस का लेन देन करना, एक देश की सर्विस दूसरे देश में जाना, दूसरे देश की सर्विस हमारे देश के अंदर आना। तीसरा क्या है, भाई कैपिटल का लेन देन करना। भाई कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, पूंजी का मतलब चाहे वो एसेट्स हो या पैसा हो। एंड दोस्तों 4th आपका सबसे मेन वो है कल्चरल या विचारों का लेन देन करना, आइडियाज का लेन देन करना। तो दोस्त 4 हमारे कौन कौन से होंगे फटाफट याद करो भाई। हमारे 4 डायमेंशन है टोटल बस। सबसे पहला वस्तुओं का लेन देन करना एक देश से दूसरे देश के अंदर। दूसरा सर्विस यानी कि सेवाओं का लेन देन करना एक देश से दूसरे देश के अंदर। एंड तो थर्ड क्या है, कैपिटल यानी कि पूंजी का लेन देन करना एक देश से दूसरे देश के अंदर, चाहे वो एसेट्स क्यों ना हो। एसेट मतलब मशीनें वगैरह, पुर्जे वगैरह भी क्यों ना हो, कोई सामान जो हमें पैसा देती हो वही तो हमारी पूंजी होती है, वही तो हमारे एसेट्स होते हैं, वही तो हमारे दोस्तों कैपिटल होता है। एंड 4 क्या है, आइडियाज और कल्चर का लेन देन करना। और दोस्तों आइडिया और कल्चर कैसे लेन देन होता है, जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। यानी दोस्त 4th डायमेंशन क्या है इसका, लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। दोस्त 4th डायमेंशन वस्तुओं का लेन देन करना यानी गुड्स का। दूसरा सर्विस का लेन देन करना यानी कि सेवाओं का। थर्ड कैपिटल यानी कि पूंजी का लेन देन करना। 4th लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। क्लियर है भाई, यहाँ से तो कोई डाउट भी नहीं। अब बात करते हैं भाई सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रिडक्शन इन द वेलफेयर फंक्शंस ऑफ द स्टेट्स। राजनीतिक रूप से बात करें दोस्त, पॉलिटिकल रूप से हम बात करें तो स्टेट्स की पावर कहीं ना कहीं घट गई है। वेलफेयर वो काम नहीं कर पा रहा। ये वैश्वीकरण के कारण डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। लेकिन क्या ये सच है दोस्त? ये तो हम सब जानते हैं रिडक्शन हुआ है। अब वेलफेयर काम दोस्त सरकार कर रही है नो डाउट, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं हो पा रहा जिस लेवल पे होना चाहिए। दोस्त लिटरेसी रेट घटते जा रही है नो डाउट, डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं दोस्तों और बढ़ा है। तो इस पॉलिटिकल रूप से दोस्त सरकार आज वोट बैंक के सिवाय और वेलफेयर काम नहीं कर पा रही है। आए तो समझ में। लेकिन ऐसा भी नहीं है तो सेकंड पॉइंट में क्या है, सोवरेनिटी स्टेट है। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, एक देश की आज़ादी, एक देश की इंडिपेंडेंट की जो पॉलिसी होती है, लॉ मेकिंग की जो पावर होती है ना। अब दोस्त ये वाली जो सोवरेनिटी है भाई, सोवरेनिटी ये कोई भी देश अपना खोना नहीं चाहता। कौन देश चाहिए कि मान लो इंडिया है, इंडिया चाहेगा कभी कि अमेरिका या रसिया जो बोले वो हम करें, हम दोस्तों इंडिपेंडेंट है इसलिए। लेकिन दोस्त आज क्या हो चुका है, पॉलिटिकल रूप से एक देश के ऊपर वर्ल्ड के तमाम जो वेस्टर्न कंट्री, जो पावरफुल कंट्री है उनका प्रेशराइज रहता है, उनका दोस्तों प्रेशर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि आज कंट्रियों के ऊपर वर्ल्ड के तमाम पावरफुल जो कंट्री है वो अपने दबाव डालकर उनके टैक्स पॉलिसी को चेंज करवा देते हैं, या कहते हैं कि हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें टैक्स कम से कम या तो ख़त्म कर दो ताकि क्या हो सके है, ट्रेड हो सके। आए दोस्त समझ में। और लेकिन दोस्तों सोवरेनिटी का खतरा तो है भाई नो डाउट, और इसी को बचा के चलना है हमें ताकि कोई भी देश हमारे देश को गुलाम ना बनाए। हम भूल नहीं सकते भाई, भारत भी गुलाम एक विदेशी कंपनी के कारण हुआ था जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आए तो समझ में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट्स हैज
इंक्रीज्ड अ लोड ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो देखो सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ सरकार का काम घटा है, सोवरेनिटी का खतरा हुआ है, लेकिन दोस्तों थर्ड पॉइंट भाई ये है कि ऐसा भी हुआ है कि सरकार की शक्ति भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। किसके कारण? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण। दोस्त ऐसे टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं भाई, मशीनें आ गए हैं, सरकार ऑफिस में बैठा बैठा भाई पूरा ताम झाम कर सकती है। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के कारण आज सरकार हमारे देश के अंदर स्किल्स पे काम कर रही है। तो हम दोस्त कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट के साथ इसके कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, ठीक है दोस्त, जो कि टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया दोस्तों, टेक्निकल डिवाइस वगैरह हो गए। तो ये जितने भी टेक्निकल डिवाइस वगैरह हैं ये तो हमारे देश की भलाई के लिए तो हैं, लेकिन दोस्तों इनके साइड इफेक्ट और दोस्तों जैसे कहते हैं कि सब कुछ इनका होता है यार, चाहे एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमी का। इकोनॉमी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आते हैं। सबसे पहले बात है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दोस्त पहले बता दिया मैंने आपको, एक देश से दूसरे देश के अंदर जब कोई भी वस्तु सेवाओं का लेन देन करते हैं दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है दोस्त। लेकिन यहाँ पे आपको बात याद रखना है कि एंड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल भी होगा इकोनॉमिक के अंदर। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब पैसा, पूंजी, हर वो सामान, हर वो एसेट, हर वो मशीन, हर वो ऐसी चीज जिसमें पैसा लगाने के बाद वो आपको वापस पैसा दे। अब वो क्या होगा, मान लो मैंने एक फैक्ट्री खोली है ना, उस फैक्ट्री में मैंने पानी की मशीनें लगा दी, पाउच है ना, पानी की पाउच जो आती है। अब दोस्त मैंने जब उसमें लगाया पैसा तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो मेरे को जो टर्नओवर देगा तो वो मेरा कैपिटल तो है भाई, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना। अब दोस्त वहाँ से जो पैसा लगा रहा है वो मेरा टर्नओवर हो गया। तो दोस्त कहने का मतलब ये कि हमारी जो एसेट्स होते हैं, एसेट मतलब जो हमारी मशीनें हैं वही तो हमारी कैपिटल है। चाहे अब मैं वो कहीं भी लगाऊं, जैसे कि दोस्तों एफडीआई होता है, एमएनसी वगैरह होती है, क्या करता है ये तो हमारे देश में आके कोई मशीन लगाएंगे या कोई भी दोस्त इंडस्ट्री खोलेंगे या हमारे देश की एफडीआई वगैरह हमारे देश की कंपनी और देश के अंदर जाके पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ पर इंडस्ट्री खोलती है। तो मोदी जी जाते रहते हैं ना बाहर, क्यों जाते हैं? ताकि एफडीआई हमारे देश के अंदर आ सके। बाहर की कंपनी जब भारत में आएगी तो वो सरकार उससे टैक्स लेगी, है इसमें, ये इसका फायदा होता है। एंड दोस्त नेक्स्ट है द रोल ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ। दोस्तों आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक ये ऐसे चोर संगठन है, चोर संगठन में पता है इसलिए क्यों कह रहा हूँ दोस्त, अगर आप मुसीबत में फंसे हो, अगर आपका पड़ोसी ये कहता है मुसीबत में है चल तुम उससे पैसे ले ले, लेकिन ध्यान रखना भाई कोई फ्री फंड का पैसा नहीं देता भाई, पैसे से पैसा बनाना सब जानते हैं। और दोस्त वो आपको ब्याज पे, इंटरेस्ट पे पैसा दे देगा, 5%, 10% और आपके ऐसे तैसे। दोस्त यही क्या करते हैं ये तीनों संगठन, कहते हैं कि कुंडी मत खटखटाओ राजा सीधे अंदर आओ। ये क्या बोलते हैं भाई कि जितने भी है ना विश्व के तमाम कंपनी हर देश के अंदर जाए अपना व्यापार करे। कोई भी देश अगर किसी कंपनी को मना करता है तो ये दोस्त उस पर प्रेशर डालते हैं कि ओपन डोर, दरवाजा खोलो, कंपनी आएगी, व्यापार होगा। इससे क्या होगा, व्यापार होने से एक दूसरे में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव बढ़ता जाएगा, इफेक्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्त इसके ध्यान रखना, सबके इंटरफेयर होने के कारण देश की सोवरेनिटी पे खतरा आ सकता है, पहली। तो दूसरा ये कि ये प्रेशर बनाते हैं, और जो मजबूर कंट्री होता है, मजबूरी में दोस्त उसको बोलते हैं भाई लोन ले लो हमसे। अब दोस्त कोई भी कंट्री अगर लोन ले लेगा तो दो कारण से वो फंसेगा। पहला दोस्त इनकी बातों को मानना पड़ेगा, दूसरा इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दोस्त इन सभी एजेंसीज के ऊपर किसका आता है भाई, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, भाई इन सब के तो है। बेचारे जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील कंट्री है भाई, वो दबके रह जाते हैं। आए तो समझ में। नेक्स्ट है भाई आपका मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। दोस्त आज कहीं ना कहीं वस्तु सेवा ही नहीं जा रही, बल्कि दोस्त आज इंसानों का भी एक देश से दूसरे देश में जाना हो रहा है। इसी को दोस्त कहा जाता है मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। आज एक व्यक्ति भी किसी भी देश के अंदर जाके अपना ट्रेड, अपना व्यापार, अपना कोई भी धंधा कर सकता है, या कोई भी देश का इंसान हमारे देश में आ सकता है। दोस्त कोई भी बाहर का कंट्री का बंदा हमारे देश में आना आसान है, लेकिन हमारे यहाँ से बाहर जाना बहुत कठिन, कॉम्प्लिकेटेड है भाई। आए तो समझ। नेक्स्ट भाई आपका कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलता है आपका। सबसे पहले भाई लाइफ वैल्यूज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। देखो यार हमारी लाइफ की कुछ ऐसी वैल्यूज है, कल्चरल है, जो हम वेस्टर्न कंट्रीज के अपना रहे हैं। जैसे कैसे, फास्ट फूड कल्चर हो गया, क्या खा रहे हो भाई, हैं क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, डेनिम पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, हमारी क्या ये
तो वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं। हम दोस्त पिज्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, या चाइनीज़ दोस्तों हम रोल्स खा रहे हैं, एंड दोस्तों मैकडोनल्ड में जा रहे हैं, ये पिज्ज़ा हट में जा रहे हैं। भाई क्या है ये, वेस्टर्न कंट्रीज तो है यार ये है। जब उनको प्रमोट करेंगे, पेप्सी अमेरिका का, भाई आपका जींस अमेरिका का, दोस्त आपका जो कोको कोला, माजा, ये सब हम सोच सकते हैं ये बाहर की सारी कंपनी हमारे यहाँ पे आके पूरा पाँव पसार रही है। कह सकते हैं कि विदेशी कंपनियों का भारत में आके दुकानें खुलते जा रहे हैं। दोस्त ये हमारे लिए खतरा भी है, तो दोस्त हमारे कल्चर पे डायरेक्टली है और इनडायरेक्टली दोस्त ये अटैक भी है ना। एंड नेक्स्ट आपका द कल्चरल सुप्रीमेसी। इसका मतलब क्या है दोस्त, एक देश के अंदर जब किसी एक कल्चर का बहुत ज़्यादा दबदबा हो जाता है, कहने का मतलब ये है, मान लो दोस्त हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के अंदर कोई एक ऐसी कल्चर आ जाए जो वेस्टर्न कल्चर के रूप में हो और उस कल्चर को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हो, तो दोस्त कहीं ना कहीं उस कल्चर की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। सुप्रीमेसी मतलब कि भाई अब वो कल्चर जो है भाई उसके पावरफुल प्रभुत्व स्थापित हो गया, उसका प्रभुत्व मतलब उसकी शक्तिशाली बन गया भाई। अब तो अब इसका इस कारण क्या होगा यार कि अब दोस्त उस कल्चर के कारण जो उस देश के पहले से कस्टम जो कल्चर चले आ रहे थे दोस्त, अब वो खत्म हो जाएगा। दोस्त डाइनिम, जीन्स, कपड़े कैसे कैसे पहनते भाई हैं दोस्त, जैसे कि हमारे घर में जब हम कोई फटे कपड़े पहन लेते हैं यार, तो क्या होता है ना कि हमारे पापा दादाजी कुछ ऐसा नहीं कहते, अपनी क्या जमाना आ चुका है भाई सोचने वाली बात है यार। एंड नेक्स्ट आपका कल्चरल डिफरेंशिएशन। अब क्या भाई कि आज एक देश के अंदर सिर्फ एक कल्चर देखने को मिल ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। भारतीय उठा के देख लो, कोई सा भी कंट्री उठा के देख लो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर देश के दोस्त सभी देशों के अंदर एक से अनेक कल्चर्स पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्त एक देश के लोग और देश में भी जाते हैं। और दोस्तों ऑब्वियसली सी बात है, जब वो एक देश का नागरिक किसी और देश में जाएगा तो अपने विचार, अपने कल्चर, अपने थिंकिंग सब कुछ लेकर जाएगा और तो जाके वहाँ पे स्प्रेड फैला देगा। एंड नेक्स्ट आपका कल्चर एंड लैंग्वेज आर नॉट सेडेंटरी थिंग्स। दोस्त इसका मतलब क्या सेडेंटरी थिंग मतलब, दोस्त ये जो लैंग्वेज है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज जो चल रहा है वो सदियों जमाने चलता रहेगा। दोस्त लैंग्वेज का भी एक समय होता है। जैसे दोस्त मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फ्रांस से एक डॉक्टर है भाई, लेवलोन कुछ अंग्रेज का उनका नाम है भाई। अब एग्जांपल दे सकते हो ये कि फ्रांस के दोस्तों एक डॉक्टर उन्होंने खोज करी थी ग्लोबिस नाम की लैंग्वेज की। क्या नाम की? ग्लोबिस। दोस्त मैं यहाँ पे आपको ऐसे लिख के बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये कहा था कि बहुत तेजी से ग्लोबिस नाम की एक लैंग्वेज है तो बहुत तेजी से अपना पाँव पसार रहा है, और ये एक समय ऐसा आएगा कि ये इंग्लिश को भी पीछे छोड़कर पूरे वर्ल्ड पे अपना राज करेगा ग्लोबिस लैंग्वेज। अभी तक तो दोस्तों इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है ना, बट दोस्त ग्लोबिस भी आ सकता है। तो दोस्तों ये सारे इसके हैं कुछ मेन यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब दोस्त क्रिटिसाइज की बात करते हैं हम। सबसे पहले दोस्त वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट्स। सरकार को हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस पे खर्च करना चाहिए, लेकिन दोस्त आज कहीं ना कहीं अगर ग्लोबलाइजेशन के कारण दोस्त प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया, जैसे कि दोस्त हमने पढ़ा होगा दोस्त आपने 1991 के अंदर LPG, क्या लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमारे दोस्तों पूरी इकोनॉमी ओपन हो चुकी थी इस समय, है ना। दोस्त वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने कहा भाई कि सोना गिरवी रखना पड़ता है, भाई बहुत महामारी संकट आ गई देश के ऊपर, और जो हमने अपने दरवाजा खोल दिया कि आओ विदेशी कंपनी भारत में आके व्यापार करो और सरकार को इससे टैक्स मिल जाएगा। और दोस्त हुआ ये कि हमारे से फायदा हुआ, लेकिन दोस्त सरकार कहीं ना कहीं एक पुलिस राज्य, एक पुलिस स्टेट बनकर रह गई। सरकार का काम था सिर्फ लोगों को सुरक्षा क्या करना, डिफेंस देना। भाई दोस्तों वेलफेयर काम के लिए तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ला दिया। अब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी चलाएगा, है ना, ये हो गया भाई। अब तो दोस्त कहीं ना कहीं जो वेलफेयर जो काम है राज्यों का दोस्तों वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता चला गया और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, अमीर अमीर और गरीब गरीब होता चला गया। एंड दोस्त नेक्स्ट आपका ओपन ट्रेड हजार्ड्स फॉर पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखो मैंने आपको यही बताया यार कि आज सबसे बड़ा खतरा किसके लिए है? बेचारे गरीबों के लिए, श्रमिकों, फार्मर्स, मजदूर के लिए, जो अपने उस कर्ज के कारण बेचारे फांसी तक लगा लेते हैं। वाली बात। नेक्स्ट दोस्त आपका न्यू लिबरलिज्म। देखो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश में जाकर उसको गुलाम बना ले। लेकिन दोस्त आज एक देश जाकर नहीं बल्कि दोस्त न्यू है, एक नया तरीका आ चुका है जिसको हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से दोस्त जीन्स या चश्मा या डेनिम या दोस्त हम कोई भी कपड़ा, कोई भी कल्चर, कोई भी खाना पीना हम पे दोस्तों एम्फसाइज नहीं किया गया, हम पे थोपा नहीं गया, बल्कि हम खुद अपना रहे हैं उसको।
है, जीन्स हमारी मनपसंद चीज़ बन चुकी है आज एक। तो दोस्तों हम कह सकते हैं न्यू लिबरलिज्म में क्या हो रहा है भाई, आज हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे ऊपर इनडायरेक्टली रूप से कब्जा बना इम्पसाइज करके बैठी हुई है ना, जो कि दोस्तों हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा भी है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। दोस्त हुआ ये था भाई कि 2002 के अंदर चाहे कानून की बात हो, है ना, एंड दोस्त इसके बाद 2003 के अंदर दोस्त काफ़ी बार अगेंस्ट में इसके क्या दोस्त क्या हुआ है, सम्मेलन भी हुआ है दोस्त। 1999 में भी हुआ था, कब 1999 में हुआ था सम्मेलन हुआ है। लेकिन दोस्त ये ग्लोबलाइजेशन पे जो पूरे वर्ल्ड में एक संगठन है ऐसा, जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक फोरम। दोस्तों ये क्या कर रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड में एक मात्र ऐसा संगठन जो वैश्वीकरण का अपोज कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहा है, इसकी ये कमियां गिनाकर कि इसके कारण अमीर अमीर गरीब गरीब होता जा रहा है, एक देश की सोवरेनिटी को खतरा आता जा रहा है, इन जैसे संगठनों का वर्चस्व सुप्रीमेसी बढ़ता जा रहा है, इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है और ये देश के लिए खतरा भी है। तो दोस्त ये थे हमारे डायमेंशंस प्लस कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर, एंड दोस्त लास्ट क्या हो गया हमारा क्रिटिसाइज। दोस्तों आई होप कि भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थर्ड ईयर ग्लोबलाइजेशन भाई, अगर आपने अभी तक ये नोट्स नहीं लिया भाई तो स्टॉक खत्म हो जाए, फटाफट जाओ वेबसाइट के ऊपर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वेबसाइट क्या है भाई कि www.manishbarma.com, जाओ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। भाई वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता के मेरे उत्साह को बढ़ाना। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके मेरे इस दिल का मेंबर बनना, लाल बटन को दोस्तों दबा कर तोड़ डालो, है ना, साइड में बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना, फटाफट लाइक करके और अपने दोस्तों पर शेयर कर दो ताकि सबको इस वीडियो का फायदा मिले। भाई दोस्तों हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते एक बात कहूंगा लास्ट में भाई कि मौज करो रोज करो और ना मिले तो खोज करो। जय हिंद जय भारत।